स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जेनजी की बात करें तो उन्हें कोई कॉकरोच बोल रहा है। जेनजी शादी नहीं करना चाहता, जेनजी ट्रेडिशनल मैनेजर के साथ में काम नहीं करना चाहता। यहां तक कि जेनजी के रिलेशनशिप टर्म्स भी अजीब नाम के हैं, जैसे सिचुएशनशिप। ये बच्चे भी नहीं पैदा करना चाहते। मतलब ये हर एक ट्रेडिशनल चीज को क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या जेनजी रिलीजन को मानता भी है या नहीं मानता है। और अब तो लोग बोल रहे हैं कि जेनजी एक्चुअली नास्तिक है। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास किसी बड़े इंसान से पूछेंगे कि वो कैसे पूजा करते थे अपनी जवानी में, तो वो बताएंगे कि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मंदिर जाकर पंडित जी की मदद से, या सुबह सूर्य के दर्शन करते थे, या दिन में जो घर में मंदिर होता था उसमें भी कई बार वो हाथ जोड़ते थे। अब आप कंपेयर कीजिए उसे अपने एक 22 साल के कजन के साथ में। वो अपने आप को धार्मिक क्लेम करता है, लेकिन वो रील स्क्रॉल कर रहा है। धर्म के नाम पर वो पूकी बाबा की मीम्स को शेयर कर रहा है और वीकेंड पे किसी बैंक्वेट हॉल में हैवी बास वाले भजन्स के साथ में नाच रहा है। वो अपने आप को क्लेम करता है कि वो सात्विक है, रात भर चैंटिंग भी करता है, लेकिन उसके घर वालों को लगता है कि ये जो है वो धर्म से बिल्कुल दूर हो गया है। लेकिन क्या ये सच है या सही में ऐसा हो रहा है? तो आज का सवाल ये है कि क्या जेनजी एक्चुअली रिलीजियस है या एथीस्ट है, या हमारी धर्म की डेफिनेशन आउटडेटेड हो गई है, या जेनजी का धर्म फॉलो करने का तरीका एकदम बदल गया है। और ये जो जेनजी भजन क्लबिंग कर रहा है, इज इट इवन रिलीजियस? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन इस जवाब को ढूंढने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। मैं हूं मंगल सिंह, मेरे साथ आप देख रहे हैं स्टडी IQ एक्सप्लेन्स। देखिए, इंडिया दुनिया का वो देश है जो 5000 साल से स्पिरिचुअलिटी को सर्वाइव करवाता आ रहा है। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी का जो सर्वाइवल है, ये कोई स्टैटिक फिनोमेना नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन ने, हर जनरेशन ने रिलीजन को अपने हिसाब से रीशेप किया है, अपने तरीके से उन्होंने उसे फॉलो किया है, उन्हें अपनी लैंग्वेज में उसे फॉलो किया है। देखिए, ये कोई रिवोल्यूशनरी आइडिया नहीं है, ये इंडिया का ओरिजिनल रिलीजियस डिजाइन है। आप हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं या जितने भी साधु संत हैं उनको देख लीजिए। मीराबाई फॉर एग्जाम्पल एक राजपूत क्वीन थी जो गली गली घूम के कृष्ण भगवान के भजन गाती थी। समाज ने कहा कि ये पागल हो चुकी है, लेकिन वो कहती रही कि भाई ये मेरा तरीका है भगवान के साथ कनेक्ट करने का। कबीरदास जी एक जुलाहा थे जिन्होंने हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों से उठाकर एक नई स्पिरिचुअल लैंग्वेज बनाई। उन्होंने दोहे लिखे आसान शब्दों में ताकि आम आदमी उसे समझ सके, क्योंकि मंदिर और मस्जिद दोनों उन्हें इररिलेवेंट लगते थे। तुलसीदास जी ने संस्कृत में लिखी रामायण को हिंदी में रामचरितमानस में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि आम इंसान उसे समझ सके। हर बार जब रिलीजन किसी के लिए एक दूर का सपना बन जाए, जब उसे रिलीजन फॉलो करना मुश्किल लगे, जब रिलीजन उसे बहुत फॉर्मल लगने लगे, जब वो उसे बहुत हायरार्किकल और रिजिड लगने लगे, तो वो फिर अपना रिलीजियस तरीका ढूंढने लगता है। और ठीक इन साधु संतों ने यही काम किया। यही इंडिया का या हिंदुइज्म का जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस जीनियस है, जिसकी वजह से रिलीजन 5000 साल से चला जा रहा है और बदलता भी जा रहा है। और अगर जेनजी इस ट्रेडिशन की हम देखें तो सिर्फ एक अगली कड़ी है। अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में इंडिया में एक धर्म में क्रांति आई और इसका नाम ऑफ कोर्स भक्ति मूवमेंट था। ये वो मूवमेंट था जब लोगों ने फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड टेम्पल रिलीजन से सीधा पर्सनल डिवोशन की तरफ टर्न लिया। आखिर क्या था ये मूवमेंट एग्जैक्टली, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तब जो प्रीस्ट थे, यानी कि जो पंडित थे, उन्होंने संस्कृत में जो बोलते थे वो बोलते थे कि जो आम लोग बिल्कुल भी समझ ना पाए। टेम्पल्स जो है बिल्कुल हायरार्किकल थे और रिजिड थे। कास्ट सिस्टम डीपली एम्बेडेड था रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर, और एक साथ पूजा में सब लोग इक्वल भी नहीं थे। भक्ति वाले जो साधु संत थे, भक्ति मूवमेंट वाले जो संत थे, उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट कनेक्शन डेवलप कीजिए गॉड के साथ में, थ्रू लव, थ्रू म्यूजिक, थ्रू पोएट्री। यानी कि भक्ति के लिए किसी प्रीस्ट, किसी पंडित या टेम्पल की परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और यही काम मीराबाई ने किया, कबीरदास जी ने किया, सूरदास जी ने किया, तुकाराम जी ने किया, नामदेव जी ने किया, या फिर रायदास जी ने किया। सबने एक चीज शेयर की, म्यूजिक और पोएट्री एज द मीडियम ऑफ डिवोशन। यह आइडिया तब रेडिकल था, यह आइडिया कंट्रोवर्शियल था, समाज का एक हिस्सा इसे अपोज भी करता था, लेकिन आज हम उन्हें साधु संत कहते हैं। अब इसी सिचुएशन को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए 2025 के अंदर। मुंबई की एक यंग वुमेन जो है वो भजन क्लबिंग इवेंट में जाती है। वहां कोई पंडित नहीं है, वहां कोई हायरार्की नहीं है, यहां तक कि कोई कास्ट सेग्रीगेशन भी नहीं है। वहां सिर्फ म्यूजिक है और कलेक्टिव चैंटिंग है, यानी कि फोकस इनका भी डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड पे है। तो ये भक्ति मूवमेंट 2.0 है, सेम इंपल्स है, लेकिन माध्यम जो है धार्मिक धर्म फॉलो करने का वो थोड़ा अलग है। अब एक सिस्टमैटिक वॉक करते हैं कि इंडिया का स्पिरिचुअल इवोल्यूशन कैसे हुआ है एरा बाय एरा। पहला एरा हम कहते हैं जिसे टेम्पल एरा, यानी कि प्री 1980s ये वो था जहां रिलीजन प्राइमरीली ज्योग्राफी बाउंड था। आप देखेंगे कैसे बदलाव आया है पूरे सिचुएशन के अंदर। तो आपके मंदिर आपके मोहल्ले में था, आपके पंडित आपको जानते थे, पूजा का शेड्यूल फिक्स था, सीजन से जुड़ा हुआ था, फेस्टिवल्स कलेक्टिव विलेज इवेंट्स थे। रिलीजन कम्युनिटी को बांध कर रखने का काम करता था, वो एक आइडेंटिटी थी, उसका कैलेंडर भी फिक्स था। लेकिन कम्युनिकेशन मीडियम क्या था उस टाइम पे? कम्युनिकेशन मीडियम उस टाइम पे था वर्ड ऑफ माउथ, ओरल ट्रेडिशन, ग्रंथ्स जो पंडित पढ़ते थे और कथा जो आंगन में होती थी।
इस एरा की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक थी प्रॉक्सिमिटी, यानी कि कितना पास आपके अपना मंदिर है। टेंपल से दूर रहना मतलब रिलीजन से दूर रहना होता था लगभग। और इस एरा के अंदर रिलीजियस लीडर्स ट्रेडिशनल लीनिएजेस से आते थे, जैसे संप्रदाय से, आश्रम से, और उनकी अथॉरिटी उनकी लीनिएज की वजह से आती थी। फिर शुरू हुआ टेंपल गुरु एरा। 1987 में दूरदर्शन ने रामायण टेलीकास्ट की। ये इंडिया की टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे कंसीक्वेंशियल ब्रॉडकास्ट था। रिसर्च स्कॉलर्स इंक्लूडिंग अरविंद राजगोपाल ने डॉक्यूमेंट किया है कि रामायण के ब्रॉडकास्ट ने इंडिया में एक एंटायरली न्यू काइंड ऑफ रिलीजियस इमेजिनेशन क्रिएट की। लोग स्ट्रीट्स पर आ गए थे, दुकानें बंद हो जाती थी, सुबह की पूजा और रात का रामायण एक डेली नेशनल रिचुअल सा बन गया था। ये वो मोमेंट था जब रिलीजन ज्योग्राफी से टीवी स्क्रीन पर शिफ्ट हो चुका था, और इसके साथ आई टेलीगुरु कल्चर। 1990s में इंडिया ने लिबरलाइज किया, और उसके साथ आए बहुत सारे नए चैनल जैसे सोनी, जी और स्टार। इनकी वजह से नया कंटेंट आया, और गुरु ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी कैसेट्स पे अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। दोनों को मैच परफेक्ट मिला इस नई क्रांति की वजह से। जैसे मुरारी बापू जो राम कथा 50 साल से सुनाते आ रहे हैं, वो टीवी स्क्रीन पर आने लगे। रामचरितमानस की पोएटिक रिसाइटेशन जो पहले सिर्फ सौराष्ट्र के एक गांव में होती थी, अब करोड़ों घरों में पहुंचने लगी। बाबा रामदेव, एक अननोन योगा टीचर, 2003 में आस्था टीवी पर सुबह का स्लॉट लेने लगे। उनका टेलीजेनिक पर्सनैलिटी, सिंपल लैंग्वेज, इमीडिएट मास कनेक्शन क्रिएट करने लगा। एक चैनल में आने के बाद उनका पूरा एम्पायर बिल्ड हुआ। आस्था और संस्कार चैनल्स, डेडिकेटेड 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स भी लॉन्च हो गए। 50 से ऊपर चैनल्स रिलीजियस प्रोग्रामिंग में थे, और इस एरा की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ब्रॉडकास्ट थी वन टू मेनी। गुरु बोलते थे, ऑडियंस सुनते थे। रिलीजन वॉज वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि जो गुरु बोलेंगे वो फॉलो करने वाले लोग सुनेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट यहां सुनना जरूरी है कि इस एरा में कुछ ब्रिलियंट ऑथेंटिक स्पिरिचुअल लीडर्स भी थे, और कुछ डीपली प्रॉब्लमैटिक वाले भी थे। लेकिन हम उनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इवैल्यूएट करने यहां नहीं आए हैं। हम देखने आए हैं कि हाउ ईच एरा फाउंड इट्स मीडियम, कैसे उन्होंने अपने तरीके को ढूंढा धर्म को फॉलो करने के लिए। इस टाइम पे टीवी एक मीडियम था, और टीवी ने जिसको एम्पलीफाई किया वो थे टेलीगुरुज। 2010 में इंटरनेट आया, स्मार्टफोन इंडिया में फ्लड हुआ, और साथ आया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट और रील्स। रिलीजन का मीडियम टीवी स्क्रीन से अब शिफ्ट हो गया आपकी जेब के अंदर, यानी कि आपके फोन के अंदर, और इसके साथ गुरु का कैरेक्टर भी चेंज हो गया। टीवी पर डिस्टेंस रिक्वायर्ड था, अथॉरिटी पेडेस्टल पे बैठती थी, गुरु एलिवेट होते थे लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों तरीके से। लेकिन इंटरनेट पर रिलेटिबिलिटी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि इंटरनेट पर कनेक्शन बिना रिलेटिबिलिटी के नहीं हो सकता है। जो वायरल होता है वो कनेक्ट कर जाता है आम इंसान के साथ में, जो डिस्कनेक्टेड होता है वो इग्नोर भी कर देते हैं लोग। जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव एक मोटरसाइकिल राइडिंग मिस्टिक हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, और उनके यूट्यूब वीडियोस पर करोड़ों व्यूज आते हैं। ईशा फाउंडेशन की इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन कोर्स फॉर्मेट में हजारों लोग अटेंड करते हैं ग्लोबली। जया किशोरी जी एक यंग कथावाचक हैं, इंस्टाग्राम पे उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके भागवत गीता एक्सप्लेनेशन शॉर्ट क्लिप्स में जेंजी के लिए डिजाइन है। और फिर हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी, जिन्हें जेंजी ने अफेक्शनेटली पूकी बाबा के नाम से बुलाया। पूकी एक जेंजी स्लैंग है, जैसे कोई क्यूट हो या बिल्कुल अपना सा लगता हो, उसे हम पूकी कहते हैं। उन्होंने खुद इस निकनेम को एम्ब्रेस किया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे डॉक्टर इंजेक्शन से पहले कॉटन रगड़ता है या रुई रगड़ता है, मैं पहले हंसाता हूं और फिर लाइफ लेसन देता हूं। और इसका रिजल्ट क्या था? वो वायरल हो गए, मीम्स है उनके ऊपर, रील्स है उनकी, और उनके प्रवचन में वो यंग लोग जाते हैं जो टेंपल कभी नहीं जाते या मंदिर कभी नहीं जाते। ये इंटरनेट एरा की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, टू वे कम्युनिकेशन, कॉमेंट्स, शेयर्स, रिएक्शंस। और रिलीजन जो है अब वन वे कम्युनिकेशन की जगह बन गया है पार्टिसिपेटरी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सबसे फैसिनेटिंग है, सबसे कंट्रोवर्शियल एरा के टाइम की भी बात है, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस एरा, यानी कि टीवी, इंटरनेट और इन सब के बाद में जो आज का जो समय आ रहा है वो से हम कह रहे हैं एक्सपीरियंस एरा। ये 2021 के बाद की शुरुआत है, और इसका सबसे विजिबल सिंबल है भजन क्लबिंग। पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। इमेजिन करिए एक बैंक्वेट हॉल है या एक रूफटॉप है मुंबई में या बनारस के घाट के ऊपर, डिम लाइट्स हैं, कलरफुल है, थोड़ा सा वहां पर अगरबत्तियां लगी हुई है, प्रोफेशनल साउंड सिस्टम्स है, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला, हारमोनियम, गिटार, कीबोर्ड, मॉडर्न अरेंजमेंट है, बिल्कुल हाई एनर्जी है वहां पर। 15,000 यंग लोग हैं और 20 से 30 साल के बीच लगातार एक ही आवाज में वो चैंट कर रहे हैं। कोई भी, सभी लोग ऑलमोस्ट सात्विक हैं। वहां सिर्फ चाय मिलता है, वहां पर आपको गुलाब वाला दूध मिलेगा, आपको छाछ मिलेगी, और ये जय श्री राम या हरे कृष्णा के चैंट्स हैवी म्यूजिक साउंडस्केप के साथ मिक्स हो रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं भजन क्लबिंग। अब देखिए, इसे कहा गया है कि भवंस कॉलेज मैनेजमेंट स्कूल ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस डिजाइन एक रिसर्च रिपोर्ट टाइटल करता है, उसको उन्होंने नाम लिखा द सेक्रेड रेव पार्टी। यानी कि भजन क्लबिंग 2021 में शुरू हुआ मुंबई के इंटीमेट लिविंग रूम गैदरिंग से। लेट 2025 तक ये स्टेडियम स्केल इवेंट्स में इवॉल्व हो गया। 15,000 अटेंडीज ने इसे अटेंड किया। मेजर ऑर्गेनाइजर्स बन गए जैसे कि संतन,
संतन जर्नी, बैकस्टेज सिबलिंग्स, साउंड्स फॉर द सोल, ईवा लाइव, टिकटिंग, मर्चेंडाइजिंग, स्पॉन्सरशिप मॉडल, सब कुछ इसके अंदर आ गया। ये सिर्फ कल्चरल मोमेंट नहीं है, ये एक फॉर्मल इंडस्ट्री बनती जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझना है कि ये हो क्यों रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग रिलीजन को इस तरह से अब फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए कि लोग जो ट्रेडिशनल जगह थी सोशलाइजिंग की, वहां से चेंज होकर एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। और क्यों लोग इस भजन क्लबिंग को कर रहे हैं, इसकी स्टोरी हम समझते हैं कि जेनजी पहली जनरेशन है जो कंप्लीटली डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुई है और उसी में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। क्योंकि पैंडेमिक आया, 2 साल उन्होंने स्क्रीन्स पर गुजारे, सोशल आइसोलेशन में गुजारे, जूम कॉल्स पर गुजारे, डेटिंग ऐप्स पर गुजारे, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के साथ गुजारे, और लोनलीनेस थी उनके पास इस एंडेमिक या एपिडेमिक या पैंडेमिक की। इसके बाद जब जेनजी वर्ल्ड ओपन हुआ तो जेनजी ने रियलाइज किया कि बार्स में जाते हैं, अगले दिन हैंगओवर और एम्प्टीनेस होता है, क्लब में जाते हैं, एक्सपेंसिव, लाउड, एग्जॉस्टिंग, और फिर भी अकेलापन महसूस होता है, डेटिंग एप्स पर परफॉर्मेटिव हेडोनिज्म, स्वाइप कल्चर एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस की आपसे आशा रखता है। और फिर किसी ने उन्हें एक भजन क्लबिंग इवेंट में इन्वाइट किया और पहली बार बहुत टाइम में वो फील किया उन्होंने, जिसे हम कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। साइकोलॉजिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया है कि 45 मिनट का रिदमिक ग्रुप चैंटिंग एक्चुअली फिजियोलॉजिकली एक थेरेपी सेशन के इक्विवेलेंट होता है। कैसे? स्लो टेम्पो भजन एक्चुअली रागाज जैसे कि आप जो देखेंगे वो अल्फा ब्रेन वेव स्टिमुलेट करते हैं, कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स को मेजरेबली रिड्यूस कर देते हैं। चैंटिंग एक्चुअली वैगस नर्व को एक्टिवेट करती है जो हार्ट बीट और डाइजेशन को रेगुलेट करता है, और वो साथ साथ एक डीप सेंस ऑफ काम भी क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। ग्रुप सिंगिंग की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग हार्मोन, सेम जो फिजिकल टच से आपको आता है। ये सिर्फ फीलिंग नाइस नहीं है, ये मेजरेबल न्यूरोसाइंस भी है। और ये एग्जैक्टली वो चीज है जो जेनजी स्क्रीन फटीग के बाद अब ढूंढ रहा है। उसने इतना टाइम गुजार दिया है स्क्रीन पर कि अब उसे रियल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। सोशियोलॉजिकली इसे देखें तो इस फिनोमिना को एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है, इसे हम कहते हैं डीटेरिटोरियलाइज्ड स्पिरिचुअलिटी। मतलब स्पिरिचुअलिटी जो ज्योग्राफी से बिल्कुल अलग हो, ज्योग्राफी से कनेक्टेड ना हो। पुरानी जनरेशन में डिवोशन टाइट था अपनी ज्योग्राफी से, यानी कि मंदिर जो था गांव में, पंडित जो मोहल्ले में था, या कथा जो आंगन में होती थी, उसकी वजह से अब वो रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं। ज्योग्राफी चेंज करने की वजह से कम्युनिटी चेंज हो जाती थी, रिलीजन डिस्टेंस की वजह से हो जाता था, और जेनजी ने फेथ को ज्योग्राफी से बिल्कुल अलग कर दिया। एक मुंबई का बच्चा बनारस गए बिना भजन क्लबिंग में एक बनारस वाली एनर्जी फील कर सकता है। एक बैंगलोर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी संप्रदाय में रजिस्टर किए बिना अपनी रूफ टॉप पर कलेक्टिव चैंटिंग में ज्वाइन कर सकता है। रिलीजन अब पोर्टेबल बन गया है, क्यूरेटेड है, और ये पर्सनल भी है। और यहाँ वो कंसर्न्स भी हैं जो क्रिटिक्स रेज करते हैं। वो कहते हैं क्या ये कमर्शियलाइजेशन है, क्या टिकट लगा के भजन करना डिवोशन है या एक प्रोडक्ट है? ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है जो हमें समझना होगा, और कई रिपोर्ट्स इस बात को एड्रेस करती हैं। ऑर्गेनाइजर्स का जवाब ये है, जो ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स को, उनका जवाब ये है कि पहले पंडित को भी तो दक्षिणा मिलती थी, टेंपल मेंटेनेंस की भी तो कॉस्ट आती थी, तो ट्रांसपेरेंसी बेटर है इस डोनेशन सिस्टम से। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेडिक्ट किया है कि मूवमेंट 2 स्ट्रीम्स में स्प्लिट हो सकता है। पहला, एस्थेटिक भक्ति यानी कि लार्ज स्केल ब्रांड फ्रेंडली कंटेंट ड्रिवन, स्पिरिचुअल डेप्थ सर्कल्स, इंटीमेट हीलिंग फोकस, ऑथेंटिसिटी फर्स्ट। अगर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं तो मूवमेंट मैच्योर हो सकता है, बिना अपने इस जान को या अपने सोल को वो छोड़े बिना वो आगे चलता रहेगा। अब एक स्टेप पीछे चलते हैं और पूरी पिक्चर को देखते हैं। भक्ति मूवमेंट ने क्या किया था? भक्ति मूवमेंट ने टेंपल हायरार्की को तोड़ा था, डायरेक्ट पर्सनल डिवोशन को उन्होंने फोकस किया था। आम लोग कथा में डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्ट करते थे। टेलीगुरुज ने क्या किया? ज्योग्राफिकल लिमिटेशन को तोड़ के हजारों लोगों को घर में स्पिरिचुअलिटी उन्होंने पहुंचाई। सिर्फ टेंपल वाले नहीं थे, जबकि घर बैठने वाले भी धार्मिक होने लगे। इंटरनेट गुरुज ने क्या किया? ब्रॉडकास्ट तोड़ के उन्होंने 2-वे कॉन्वर्सेशंस लेकर आए। यंग लोगों ने स्पिरिचुअलिटी पे रिएक्ट किया, कमेंट किया, शेयर किया, और इसी तरह से अब भजन क्लबिंग आखिर क्या कर रहा है? स्क्रीन और पैसिविटी तोड़कर वो फिजिकली एम्बॉडीड कलेक्टिव एक्सपीरियंस वापस लेकर आना चाहते हैं। सिर्फ उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने परफॉर्म भी किया रिलीजन को। हर एरा में एक बैरियर टूटा, एक नया मीडियम आया, और हर बार ओल्डर जनरेशन ने कहा कि ये रियल स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हर बार पिछली जनरेशन ये बोलती है कि ये जो है बिल्कुल गलत तरीका है धर्म को फॉलो करने का, और हर बार हिस्ट्री ने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक इवोल्यूशन था, नई स्टाइल का, नए माध्यम का। अब वो सवाल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि क्या जेनजी एक्चुअली इरिलीजियस है या सिर्फ हमारी रिलीजन की डेफिनेशन बदल गई है, अब आपके पास इसका जवाब है। जेनजी इरिलीजियस नहीं है। जेनजी इंडिया के 5000 साल के स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का अगला चैप्टर है। मीराबाई ने कृष्ण को गली गली ढूंढा और समाज ने कहा कि ये पगली है। कबीरदास जी ने मंदिर और मस्जिद दोनों को क्वेश्चन किया और समाज ने कहा कि ये काफिर है। तुलसीदास जी ने संस्कृत छोड़कर हिंदी में लिखा और समाज ने कहा कि ये अनपढ़ है। और आज 23 साल के जेनजी लड़की या लड़का बास हैवी भजन में नाच रहा है और उनका
उनके दादाजी कह रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है कि ये धर्म से दूर हो गए हैं, लेकिन वो मीराबाई का ही कंटिन्यूएशन है। माध्यम अलग है, इम्पल्स सेम है, लेकिन फेथ ढूंढ रहे हैं वे अपनी लैंग्वेज में। और अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी डेफिनेशन ऑफ रिलीजन को साइड में रख दें और सिर्फ ये देखें कि वो क्या फील कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एक यंग इंडियन जो इस कैओटिक, स्क्रीन हैवी, लोनली वर्ल्ड में कम्युनिटी ढूंढ रहा है, मतलब ढूंढ रहा है, एक ग्राउंडिंग ढूंढ रहा है, और वो उसे कहाँ से मिल रही है? वो उसे मिल रही है इन भजन से, इस कलेक्टिव चैंटिंग में। तो क्या ये किसी और मीडियम से ज़्यादा रिलीजियस है या नहीं है, ये बात तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एग्जैक्टली ये वैसा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तो बदल रहा है। मैं एक लास्ट चीज़ के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि इंडिया की स्पिरिचुअलिटी का एक यूनिक डीएनए है। ये सर्वाइव कर जाता है, कई सारे इसने इन्वेजन्स को सर्वाइव किया है, जैसे मुगल इन्वेजन्स, ब्रिटिश कॉलोनिज्म, पार्टीशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ को इसने सर्वाइव कर लिया है। क्योंकि हर बार जब वो रिजिड हो गया, किसी ने उसे तोड़ के नई शेप दे दी। मीराबाई ने हो या कबीरदास जी ने हो या फिर तुलसीदास जी ने हो या फिर आज जया किशोरी जी ने हो या फिर अनिरुद्धाचार्य जी ने हो। भजन क्लबिंग के एनोनिमस ऑर्गेनाइजर्स ने इंडिया की स्पिरिचुअलिटी सर्वाइव नहीं करवाई है। वो हर जनरेशन में एक्चुअली अपने आप रीइन्वेंट हो जाती है। और जेनजी जो आपको रिलीजियस लगती है, इरिलीजियस लगती है, वो इस रीइन्वेंशन की नेक्स्ट चैप्टर है। उन्हें डिसमिस करना थोड़ा सा गलत होगा, उन्हें आपको समझना होगा। क्योंकि अगर हिस्ट्री हमें कुछ बात बताती है तो इंडिया में फेथ कभी भी खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ एक नई आवाज़ ढूंढती है, वो हर बार ट्रांसफॉर्म होती है। मुझे लगता है कि आज आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जेनजी में रिलीजन की परफॉर्मेंस कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कि व्हाट शेप इज रिलीजन टेकिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और रिलीजन और मॉडर्निटी कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत कोर टॉपिक है रिलीजन। माय नेम इज मंगल सिंह। यू कैन टेक एडमिशन इन माय कोर्स। 10 तारीख को ये बैच खत्म हो रहा है। प्लस अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम बाय स्कैनिंग दिस QR कोड एंड ऑन इंस्टाग्राम बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। आपको क्या लगता है, क्या जेनजी सही में धार्मिक है या फिर उनका धर्म को परफॉर्म करने का तरीका गलत है? आपके अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताएं। और स्टडी IQ एक्सप्लेन्स आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताएं, या क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए हमें बताएं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।